the static budget or a planning budget is prepared on a single level of activity जो at the start of the year बनाई जाती है। फॉर एग्जाम्पल हमने ये कहा कि हमने अगले साल जो है वो 1 लाख यूनिट प्लान किए हैं जो हमने बेचने हैं और बनाने हैं। तो वो जो 1 लाख की यूनिट लेवल ऑफ एक्टिविटी है उस पे ऊपर जब हम बजट बनाएंगे तो दैट इज कॉल्ड प्लानिंग बजट और स्टैटिक बजट। सो स्टैटिक बजट इज प्रिपेयर्ड ओनली ऑन सिंगल लेवल ऑफ एक्टिविटी। जब हम लोग एक ही लेवल के ऊपर बजट बनाते हैं और एक्चुअल लेवल ऑफ एक्टिविटी हमारी डिफरेंट हो जाती है तो उसकी वजह से हमारी परफॉर्मेंस एवेल्युएशन डिफिकल्ट हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल हमने ये कहा कि हमने प्लान किए थे 1 लाख यूनिट, लेकिन हम लोगों ने बना लिए और हमने बेच लिए 1,10,000 यूनिट। वो जो 10,000 यूनिट ज्यादा बेचे हैं उसकी वजह से ऑफ कोर्स आपका रेवेन्यू भी ज्यादा होगा और आपके एक्सपेंसेस भी ज्यादा होंगे। जब आपका रेवेन्यू ज्यादा होगा तो वो आपका क्या है, फेवरेबल सिचुएशन है, और जब आपके एक्सपेंसेस ज्यादा होंगे तो वो आपकी अनफेवरेबल सिचुएशन है। जब एक्चुअल लेवल ऑफ एक्टिविटी इज डिफरेंट फ्रॉम द प्लान्ड लेवल ऑफ एक्टिविटी तो दैट इज द मेजर प्रॉब्लम इन परफॉर्मेंस एवेल्युएशन। हम जब परफॉर्मेंस एवेल्युएशन की बात करते हैं हम लोग बजटेड जो अमाउंट्स होती हैं या बजटेड जो हमारे पास फिगर्स होती हैं उनको हम कंपेयर करते हैं एक्चुअल फिगर्स के साथ, तो वो जो डिफरेंसेस आते हैं वही हमारे वेरिएंसेस होते हैं। और परफॉर्मेंस एवेल्युएशन में हम वेरिएंसेस कैलकुलेट करते हैं, लेकिन हम लोग अगर एक अमाउंट जो कि 1 लाख यूनिट के ऊपर है और दूसरी अमाउंट जो 1,10,000 यूनिट के ऊपर है उन दोनों को कंपेयर करेंगे तो ये एक जस्टिफाइड वे नहीं होगा। ये जस्ट लाइक ऐसे ही है जैसे हम लोग एप्पल को ऑरेंज के साथ कंपेयर कर रहे हैं। हम लोग जो है वो दोनों के जो लेवल ऑफ एक्टिविटी है वो चूंकि डिफरेंट है तो इसलिए हम लोग दोनों को एट पार कंपेयर नहीं कर सकते हैं। डेफिनेटली 1 लाख के ऊपर और एक्सपेंस आएगा और 1,10,000 के ऊपर डिफरेंट एक्सपेंस होगा। तो इस चीज को कवर करने के लिए हम लोग क्या टेक्निक यूज करेंगे ये हम फर्दर डिस्कशन के अंदर जो है वो इसको डिस्कस करेंगे। तो हमें यहाँ पे ये समझना है कि जब हम लोग अपना एक स्टैटिक बजट बनाते हैं और उसको कंपेयर करते हैं अपने एक्चुअल रिजल्ट्स के साथ तो वी आर बेसिकली having a problem of comparing unequal amounts, जिसमें हम लोग ये कह सकते हैं कि we are comparing basically apples with the oranges because we have planned 100,000 units but we actually worked on 110,000 units, so which resulted into definitely higher expenses, higher revenues. Both amounts are not at par, both level of activities are not the same, तो which resulted into performance evaluation जो difficulty है। परफॉर्मेंस एवेल्युएशन हमारी फिर उसमें ठीक तरीके से रिजल्ट्स नहीं देगी। तो इसलिए हम लोग फ्लेक्सिबल बजट को कंसीडर करते हैं। चूंकि हम लोग स्टैटिक बजट में लेवल ऑफ एक्टिविटी एक ही रखते हैं लेकिन फ्लेक्सिबल बजट में हम लेवल ऑफ एक्टिविटी डिफरेंट कर सकते हैं। तो इस लिहाज से हम लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए फ्लेक्सिबल बजट बनाते हैं। और वो कैसे काम करता है इससे पहले हम लोग अब एक एग्जाम्पल के जरिए से जो हमारा कॉन्सेप्ट था स्टैटिक बजट का और स्टैटिक बजट परफॉर्मेंस एवेल्युएशन का वो हम सीखने की कोशिश करते हैं। लैरी लॉन सर्विस जो है वो प्रोवाइड करते हैं लॉन केयर अपनी कम्युनिटी के अंदर, और वो जो लॉन्स आर अप्रोक्सीमेटली द सेम साइज, जो कि सेम साइज के लॉन्स हैं उनकी वो सर्विसेज देते हैं। At the end of the May, Larry prepared his June budget based on moving 500 lawns. उन्होंने मई के एंड के ऊपर अपनी जून की एक्टिविटी प्लान की है और उन्होंने ये कहा जी कि वो जून के अंदर 500 लॉन्स को जो है वो उनकी मूविंग करेंगे, मीन उनकी ट्रिमिंग करेंगे। Since all of the lawns are similar in size, Larry felt that the number of lawns moved in a month would be the best way to measure overall activity for his business. तो इसलिए उसने कहा जी कि जो कि लॉन्स एक ही साइज के हैं
इसलिए उसने नंबर ऑफ लॉन्स लिया है। अगर वो डिफरेंट साइज के होते वो फिर स्क्वायर फीट भी ले सकता था एक्टिविटी जो है। तो उसकी जो एक्टिविटी है जिसकी बेस के ऊपर वो सारी की सारी प्लानिंग करेगा, दैट इज नंबर ऑफ लॉन्स, और जून के लिए नंबर ऑफ लॉन्स जो है वो 500 है। ओके, अब हम लोग बात करते हैं कि जब उसने ये बजट बनाया तो उसने ये नंबर ऑफ लॉन्स की बेसिस के ऊपर जो बजट बनाया वो ये था। नंबर ऑफ लॉन्स कितने हैं जी? 500 लॉन्स हैं, और रेवेन्यूज वो कहता है कि पर लॉन उसको $75 मिलते हैं। तो $75 मल्टीप्लाई बाय क्यू इज द नंबर ऑफ लॉन्स। तो 75 मल्टीप्लाई बाय 500 करते हैं तो आपके पास 37,500 का रेवेन्यू आ जाता है। एक्सपेंसेस में वेजेस एंड सैलरीज हैं। वेजेस एंड सैलरीज का फॉर्मूला उन्होंने दिया हुआ है, दैट इज 5,000, दैट इज द फिक्स्ड एक्सपेंस, प्लस 30 क्यू मीन 30 पर लॉन वो पे करते हैं। तो एक लॉन को की मूविंग के लिए वो $30 पे करते हैं। तो 30 मल्टीप्लाई बाय 500 प्लस 5,000, 30 मल्टीप्लाई बाय 500 क्या आ जाएगा? 15,000 प्लस 5,000 करेंगे तो 20,000 टोटल आ जाएगा इस तरीके से। Okay, gasoline and supplies that are variable expense and that is per lawn. So 9Q is its formula. 9 multiplied by 500 तो 4,500 इसका ये expense आ गया। Equipment maintenance that is also based on number of lawns. So 3 multiplied by Q इसका formula है, तो 3Q mean 3 multiplied by 500 that is 1,500. Okay, office and shop utilities that is fixed expense that is 1,000 और वो 1,000 शो हुआ है। Next is office and shop rent that is fixed expense that is 2,000 per month to 2,000 ये शो हुआ है। Next है जी equipment depreciation that is also fixed expense which is monthly, so monthly expense है 2,500, ये भी 2,500 शो हो रहा है। इसके बाद insurance that is also fixed expense which is monthly, so monthly expense ये भी शो हो रहा है। तो टोटल उसके expenses जो है वो 32,500 हैं, टोटल revenues है 37,500, तो 5,000 उसका net operating income है। He is expecting that 5,000 would be net income from operations in month of जून। जून को जो वो काम करेगा उसका 5,000 का क्या हो जाएगा? इनकम होगी अगर वो 500 लॉन्स को मूविंग करेगा। अब एक्चुअल रिजल्ट्स उसके पास आ गए हैं, और एक्चुअल रिजल्ट्स को उसने कंपेयर किया है अपने प्लान्ड रिजल्ट्स के साथ, प्लानिंग के साथ, स्टैटिक बजट के साथ। तो उसके जो रिजल्ट्स आए हैं वो आपके सामने हैं। एक्चुअल उसकी क्या आया कि उसने नंबर ऑफ लॉन्स एक्चुअली जो काम किया उसने 550 लॉन्स की मूविंग की है। प्लान उसने किए थे 500, लेकिन मूविंग एक्चुअल उसने कितनी की? 550 की। इसके ऊपर जो उसका जो एक्चुअल रेवेन्यू आया दैट वाज 43,000। उसके जो एक्सपेंसेस आए, वेजेस उसके एक्सपेंस हुए 23,500 के, गैसोलीन उसके एक्सपेंस हुए 5,100 के, इक्विपमेंट मेंटेनेंस हुई 1,300 की, ऑफिस एंड शॉप यूटिलिटीज हुई 950 की, ऑफिस एंड शॉप रेंट हुआ 2,000 का, 2,500 का उसकी इक्विपमेंट डेप्रिसिएशन हुई, 1,200 की उसकी इंश्योरेंस का एक्सपेंस हुआ। टोटल एक्सपेंसेस हुए 36,550 के, और उसकी नेट ऑपरेटिंग इनकम आई 6,450 की। ओके, अब सवाल जो है वो ये है कि क्या उसने जो 6,450 की इनकम कमाई है और ओवरऑल उसकी जो इनकम है उसमें जो उसने इजाफा देखा है वो है 1,450 का, दैट इज द फेवरेबल। जो मैंने आपको बताया कि इनकम के लिए या रेवेन्यूज के लिए क्या होता है कि व्हेन योर बजटेड फिगर इज लेस एंड एक्चुअल फिगर इज मोर, दैट इज फेवरेबल। किनके लिए? इनकम और रेवेन्यूज के लिए। अब आप जरा गौर करें, रेवेन्यूज क्या हैं? ही प्लान्ड रेवेन्यूज 37,500 but actually he gained revenues 43,000. The difference between these two figures is 5,500, which is favorable. So when your actual revenue is more than budgeted revenues, याद रख लें, लिख लें आप अपने पास इसको, कि जब आपका actual revenue
बजटेड रेवेन्यू से ज्यादा होगा. व्हेन एक्चुअल रेवेन्यू इज मोर देन बजटेड रेवेन्यू, दैट इज फेवरेबल. Here in our case, actual revenue is 43,000, which is 5,500 more than budgeted. That is why this is favorable variance. इसी तरीके से आप इनकम को जरा गौर करें. इनकम इज 6,450, but the planned income was 5,000. Actual income is more than budgeted income, so that's why this is 1,450 is the difference. So this is favorable because actual results are more than budgeted results in income. और अब आप रेवेन्यू एक्सपेंसेस की अगर बात करते हैं तो हम एक एक एक्सपेंस को देख लेते हैं. 23,500 is the actual wages, but the planned wages was 20,000. तो अब आप जरा गौर करें कि 23,500 is more than 20,000 with a difference of 3,500. So that is the difference. Whether this difference is favorable or unfavorable, this is unfavorable. Because why this is unfavorable? Because actual results are more than budgeted results. तो एक्सपेंस में और रेवेन्यूज में एक दूसरे के उलट होगा. एक्सपेंसेस में अगर एक्चुअल एक्सपेंसेस ज्यादा होंगे बजटेड से तो अनफेवरेबल, और रेवेन्यूज में अगर एक्चुअल रेवेन्यूज ज्यादा होंगे बजटेड से तो फेवरेबल. तो ये याद रखिएगा. और इसके बाद अगर आप ये देखें गैसोलीन एंड सप्लाईज, तो वो है 5,100 का एक्सपेंस, बट दे प्लान्ड 4,500. द डिफरेंस इज 600. दैट डिफरेंस इज अनफेवरेबल. व्हाई दिस इज अनफेवरेबल? बिकॉज एक्चुअल एक्सपेंस इज मोर देन budgeted expense. That's why this is unfavorable. Next is equipment maintenance. Equipment maintenance was 1,300, but it was planned on 1,500. The difference is 200. This difference is favorable. Why this is favorable? Because actual expense is less than budgeted expense. Budgeted expense was 1,500, but actual expense is 1,300. So 1,300 is less than 1,500. That's why this is favorable 200. Next is office and shop supplies. That was 950, but actual was 950 and planned was 1,000. The difference is 50, and that is also favorable. Why this is favorable? Because actual expense is less than budgeted expense. That's why this is 50 favorable. Okay, next is office shop rent. That is 2,000 to 2,000, no difference, no favorable, no unfavorable. Equipment depreciation is 2,500 and 2,500, no difference. That's why this is not a favorable, not an unfavorable. Insurance, it was planned that 1,000 would be insurance expense, but actual insurance expense was 1,200, 1,200. So the difference between the two amounts are 200. So as actual expense is 1,200, but the budgeted expense was 1,000. That's why the 200 difference is unfavorable. और अब आप टोटल एक्सपेंसेस की अगर बात करते हैं तो टोटल एक्सपेंसेस वाज 36,550 as compared to the budgeted expense of 32,500. So actual expense is more than budgeted expense with the amount of 4,050. That is why this is unfavorable. This report is called static budget performance report. Okay, now the question is, since these variances are unfavorable, whether Larry done a poor job controlling cost or not. क्या जो ये अनफेवरेबल वेरिएंसेस हैं इसका मतलब ये है कि हमारे एक्चुअल एक्सपेंसेस ज्यादा हुए हैं बजटेड एक्सपेंस के साथ. तो इसका मतलब क्या ये है कि लैरी ने अपनी कॉस्ट को प्रॉपरली क्या है कंट्रोल नहीं किया है? द आंसर इज नो. क्योंकि ये जो फर्क आ रहे हैं इसमें एक बहुत बड़ा जो फैक्टर है वो लेवल ऑफ एक्टिविटी का है. क्योंकि उसने प्लान किए थे 500 यूनिट्स, लेकिन उसने जो एक्चुअली काम किया है वो 550 यूनिट्स हैं.
तो लैरी ये कह सकता है कि चूंकि मैंने 500 यूनिट प्लान किए थे, लेकिन जो 50 यूनिट मैंने ज्यादा काम किया है, इसकी वजह से क्या हुआ है कि ये वाले सारे के सारे क्या हो रहे हैं, ये कॉस्ट जो है वो अनफेवरेबल आ रही हैं। और दूसरी तरफ क्या ये जो कॉस्ट फेवरेबल हैं, क्या ये फेवरेबल इस वजह से है कि उसने ये कॉस्ट को अच्छे तरीके से कंट्रोल किया है? तो द आंसर इज यस, बिकॉज उसने जो एक्सपेंसेस किए हैं वो 550 के लिए किए हैं, लेकिन उसने प्लान किए थे किसके साथ? 500 के साथ, लेकिन उसने 550 पे भी ये एक्सपेंसेस कम किए हैं। इट मींस कि उसने एक्टिविटी ज्यादा परफॉर्म की, लेकिन स्टिल एक्सपेंसेस आर लेस इन दीज टू केसेस। तो इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि यहां पे उसने अपने एक्सपेंसेस को अच्छे तरीके से कंट्रोल किया है। ऊपर वाले सवाल में हम ये नहीं कह सकते कि उसने अपने एक्सपेंसेस को अच्छे तरीके से कंट्रोल नहीं किया है, बिकॉज द फैक्टर ऑफ एक्सेस एक्टिविटी इज आल्सो कंट्रीब्यूटिंग टू द अनफेवरेबल वेरिएंसेस। अनफेवरेबल वेरिएंसेस आर ड्यू टू मोर कॉस्ट्स, और ये जो मोर कॉस्ट्स हैं ये किस वजह से भी हो सकती हैं? ये 50 यूनिट्स ज्यादा काम करने की वजह से भी हो सकती हैं। तो जब हम लोगों ने स्टैटिक बजट परफॉर्मेंस एवेल्युएशन की, तो उसने बेसिकली क्या किया है कि 500 यूनिट्स को कंपेयर किया जा रहा है 550 यूनिट्स के साथ। तो दिस इज जस्ट लाइक कंपेयरिंग एप्पल्स विद ऑरेंजेस। हम एक एट अ पार कंपैरिजन नहीं कर पा रहे हैं इस स्टैटिक बजट वेरिएंस रिपोर्ट के अंदर। तो दिस इज द मेजर प्रॉब्लम ऑफ स्टैटिक बजट परफॉर्मेंस रिपोर्ट। जब हम लोग परफॉर्मेंस रिपोर्ट बनाएंगे ऑन द बेसिस ऑफ स्टैटिक बजट, तो उसमें ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम आएगी, और एक मैनेजर को ये प्ली लेने की जो है वो चांस मिल जाएगा कि चूंकि उसने ज्यादा काम किया है, इसकी वजह से उसके एक्सपेंसेस ज्यादा आए हैं। ये एक्सपेंसेस ज्यादा होने की उसकी वजह उसकी अपनी परफॉर्मेंस या कॉस्ट कंट्रोल नहीं है, बल्कि एक्टिविटी लेवल ज्यादा होने की वजह से है। The relevant question is how much of the cost variances are due to higher activity and how much are due to cost control। यहाँ पे जो अनफेवरेबल वेरिएंसेस हैं, हमने ये कहा जी क्या ये कॉस्ट कंट्रोलिंग अच्छी नहीं हुई? द आंसर इज नो, बिकॉज द डिफरेंस इज ड्यू टू डिफरेंस इन एक्टिविटी। तो अब ये क्वेश्चन ये है कि हाउ मच डिफरेंस इज ड्यू टू एक्टिविटी एंड हाउ मच डिफरेंस इज ड्यू टू कॉस्ट कंट्रोल। सो द कॉस्ट कंट्रोल इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मैनेजर। हम मैनेजर को सिर्फ उसी चीज के ऊपर पूछ सकते हैं जो उसके कंट्रोल में है। दिस इज that's why we have to calculate how much cost is in control of the manager and how much cost is the due to level of activity, because level of activity is not in control of the manager। मैनेजर जो है उसको तो कंट्रोल नहीं कर सकता कि उसने कितने यूनिट बनाने हैं या कितने यूनिट का ऑर्डर मिलना है या कितने यूनिट्स उसने प्रिपेयर करने हैं। हाँ, वो ये कंट्रोल कर सकता है कि उन यूनिट्स के ऊपर कितनी कॉस्ट लगनी चाहिए। तो इन दोनों चीजों का सवाल का जवाब देने के लिए हम क्या करते हैं कि अपने बजट को फ्लेक्स करते हैं, हम अपने बजट को फ्लेक्सिबल बजट बना लेते हैं। और फ्लेक्सिबल बजट किस तरीके से बनाते हैं हम आइंदा आने वाली स्लाइड्स के अंदर जो है वो सीखेंगे कि फ्लेक्सिबल बजट को हम किस तरीके से बनाते हैं, और हम एक्चुअल बजट को, एक्चुअल फिगर्स को फिर फ्लेक्सिबल के साथ कंपेयर करके इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे कि हाउ मच कॉस्ट आर ड्यू टू कॉस्ट कंट्रोल ऑफ द मैनेजर। मैनेजर की परफॉर्मेंस कैसी है या डिपार्टमेंट की परफॉर्मेंस कैसी है, इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हम फ्लेक्सिबल बजट बनाएंगे और फ्लेक्सिबल बजट वेरिएंसेस जो हैं वो उनको कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे।